कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी क्रैश कोर्स का डे नंबर 30 है, यानी डे 30 है। और हिंदी का जो पोर्शन है डे 35 के बाद नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखना, क्योंकि अभी हिंदी चल रही है। हिंदी अगर जैसी हमारी संधि वगैरह टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके स्थान पे आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है या फिर जो आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन है उसको इंक्लूड कर दूंगा। तो एक बैलेंस तरीके से हम लोग चलेंगे। देखिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, संधि के स्वर संधि बताई थी ना मैंने, क्योंकि सिलेबस में स्वर संधि दी है। और स्वर संधि की कितने भेद बताए थे बच्चों ने? 5 भेद बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ करना है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? दीर्घ संधि। क्या कहा था? दीर्घ संधि। दूसरे में मैंने क्या कहा था? दीर्घ मतलब जैसे सबसे पहले दीर्घ संधि थी, उसके बाद जो आता है आपका गुण संधि। ठीक है, दीर्घ के बाद गुण संधि। तीसरे में जो बताया था मैंने आपको, वो बताया था वृद्धि संधि। फोर्थ में मैंने बताया था आपको यण संधि। और लास्ट में बताया था मैंने आपको अयादि संधि, अगर आपको ये ध्यान होगा तो। अयादि संधि। और मैंने आपसे कहा था यूके ट्रिपल एस सी वाला हिंदी वाला जो फोल्डर है, वहाँ से अगर आप चाहें तो संधि देख सकते हैं। देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें कौन सी संधि, एक शब्द लिखा होगा, तो दीर्घ की पहचान के लिए देखना उसमें जब क्योंकि दो आपका पता है कि वर्णों के मेल से, यानी जहाँ पर उनका मेल हो रहा होगा, जहाँ वो शब्द जुड़ रहे होंगे, यानी अगर आप उसको सेपरेट करोगे और उसको जोड़ोगे तो जहाँ पर जुड़ रहा होगा शब्द, वहाँ पर अगर आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी आ, ई और ऊ, ये तीन चीज अगर आपको दिखेंगे तो आपका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि वहां पर दीर्घ संधि है। ठीक है, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा तो इधर दिख जाएगा। देखो, आ, ई और ऊ। ठीक है, ये तीन दिखेंगे तो आपको वहां पर सीधी सीधी कौन सी संधि मार देनी है? दीर्घ संधि मार दी। गुण संधि के लिए भी इसी तरीके से है, उसको बोलते हैं ए, ओ और अर। गुण संधि का रूल है ए, ओ अर। ठीक है, देखो ए, ओ और अर, ए, ओ और आर। अभी इसका सेंटेंस शब्द बताऊंगा, मैं आपको शब्द बताऊंगा, आप इजीली इसको समझ जाएंगे। यानी अगर आपको ए, ओ और अर दिखे तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा? ये आई नहीं है, ठीक है, ए है। ए, ओ, अर, ये तीन दिखेंगे तो आपको सीधे सीधे कौन सी संधि मार देनी है? गुण संधि मारनी है। कैसे करना है उसको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, वृद्धि संधि के लिए आपको आई और आउ देखना है। ठीक है, क्या देखना है? आई और आउ, यानी आई और आउ, ये अगर आपको दिखेगा, ये डबल मात्रा है। ठीक है, ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगी। और यण संधि की सीधी सीधी पहचान है कि आपको वहां क्या दिखना चाहिए? यो, व, रॉ। ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो, जहां पर जोड़ हो रहा है, जहां पर मिलान हो रहा है, वहां पर यो, व और रॉ दिखेगा आपको। ठीक है, और लास्ट जो है आपकी अयादि संधि है। और अयादि संधि के इसी तरीके से जो पहचान है, वहां आपको क्या दिखेगा? आई, औ, आव। आई, औ, आओ। ये चीजें आपको पकड़नी है। जिस दिन आप ये चीज समझ गए तो आप सीधे सीधे समझ जाना कि आपका काम बन गया है। ठीक है, अब देखिए, आई, औ, आओ, ये कैसे आप समझोगे? जहां शब्दों का मेल होगा, यानी वर्णों का, वहां आपको य, व, र दिखेगा तो यण होगा। अयादि में आई, औ, आव होगा। वृद्धि संधि में ए, ओ, अर होगा। और इसके अलावा गुण संधि मतलब वृद्धि संधि में ए और आओ, आई और आओ होगा। और ये गुण संधि का है। ठीक है, ये वाला गुण संधि का है नीचे, ए, ओ, अर, और आ, ई, ऊ क्या होगा? ये सब के सब दीर्घ संधि होगी। अब इसकी पहचान कैसे करनी है? देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन उसने लिख दिया धर्मार्थ। धर्मार्थ में कौन सी संधि है? धर्मार्थ। डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया आपका, धर्मार्थ में कौन सी संधि है? आप जब इसको पढ़ोगे आपको पढ़ना होगा धर्म प्लस अर्थ, यही तो होगा ना इसका, धर्म प्लस अर्थ। इसी टाइप का तो जॉइंट मतलब शब्द टूट के बनेगा ना। तो यहाँ पे जॉइंट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ, यानी क्या आ रहा है यहाँ पे? धर्मा, आ की मात्रा आई नहीं, तो आ की मात्रा में कौन सी संधि होती है? हमेशा आप मेरे को बता दो, जहां पर जॉइंट होता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक परीक्षार्थी लिखना है। देखो, क्या लिखना है? परीक्षार्थी। परीक्षार्थी। अब बताओ, परीक्षा प्लस, देखो ये क्या बना है यहाँ पे? परीक्षार्थी। यानी परीक्षार्थी मतलब क्या होता है? जो परीक्षार्थी जो एग्जाम देता है उसी को बोलते हैं ना। जैसे आप परीक्षार्थी होंगे, परीक्षा, आ की मात्रा आनी नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में सीधे सीधे, यानी सीधे सीधे कौन सा संधि होगी? यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे कहीं पे नरेश लिखा है, क्या लिखा है? नरेश लिखा है। देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? जैसे नरेश लिखा है, मैं आपको आज सिर्फ सेलेक्ट छांटना बता रहा हूँ। ठीक है,
देखो ऐसे ही लिखोगे, जैसे नरेश लिखा है। अब बताओ इसमें काहे की मात्रा आ रही, जहाँ पर जॉइंट हो रहा, जॉइंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आई की कौन सी मात्रा आ रही है, ए की मात्रा आ रही है। ए की मात्रा कहाँ पे होती है, गुण संधि में, यानी ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि। अब देखो कई बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है, वो कहेंगे सर ये क्यों नहीं है, ये तो ये मात्रा होती है। हमेशा ये याद रखना, जहाँ सिंगल मात्रा होती है ये ए की, उसको ए बोला जाता है, और यहाँ पर अगर ऐसे डबल ऐसी मात्रा होती है, यानी एक और ऊपर होती है, उसको ये वाला बोला जाता है ए आई, ठीक है। तो हमेशा कंफ्यूज मत करना, सिंगल मात्रा है तो ये है, डबल मात्रा है तो ये है, इसको ध्यान रखना। तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर, गुण संधि होगी। यानी आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है, डायरेक्टली इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द लिखते हैं मैंने, परोपकार, परोपकार, ठीक है। तो आप सीधे सीधे आ जाओगे कि यहाँ पे जॉइंट कहाँ पे हुआ है, ओ की ये परो, ए की मात्रा आ रही ना, यानी सिंगल ए वाली की आ रही ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गुण संधि होगी। यानी कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी गुण संधि होगी। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल जैसे लिख रखा है, महर्षि लिखा है, जैसे क्या लिखा है, महर्षि। महर्षि में अगर आपने उससे संधि पूछ दिया, अब बताइए मुझे, क्या आपको महर्षि में ए दिखा, मतलब आ की मात्रा है, नहीं है। बड़ी की मात्रा है, नहीं है। बड़ी यू की मात्रा है, नहीं है। ए की मात्रा है, नहीं है। ए ओ अर, महर, पढ़ो तो इसको, महर, अर, आरा नहीं अर, महर, अर की मात्रा आ रही, तो इस कौन सा संधि हो गया, गुण संधि होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कौन सी मात्रा आ रही है, गुण की, महर। पढ़ो इसको 2-3 बार शब्द को पढ़ना, महर्षि, अर आ रहा ना बार बार, तो इसका मतलब सीधा सीधा कौन सी संधि होगी, ये अपने आप में एक प्रकार से गुण संधि होगी, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा जो हमने लिखा है, वृद्धि संधि। अब ये दो, दीर्घ वाला में मिटा रहा, गुण वाला में मिटा रहा, ठीक है। दीर्घ और ये हम लोग ने कर लिया है, ये जो हो गया ये सब कैंसिल कर दो अब, ठीक है। देखो आज सिर्फ ये सीखोगे कि, और ये प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आज के दिन आपका संधि की प्रैक्टिस करना, और कैसा क्वेश्चन करोगे, संधि का टाइप 1 करोगे। ये समझो संधि के अंदर आपकी टाइप 1 चल रही, फिर संधि विच्छेद संधि को ये वो करना हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है आपको बच्चों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या लिखा है, आई और औ की मात्रा लिखी है। जैसे कैसे पकड़ना है आई और औ की मात्रा, मैंने बाई चांस एक शब्द लिखते हैं, एक एक, एक एक चश्मा, ठीक है। यानी अब बताइए मैंने क्या कहा था, ये कितनी मात्रा आ रही, 2 मात्रा। 2 मात्रा आने का मतलब ये क्या है, ये है आई, यही तो हुआ ना। और सिंगल मात्रा होगी तो क्या होता है, ये। अब बताओ ये किस में आता है, ये सीधे सीधे किस में आता है, वृद्धि संधि में। बहुत आसान है अगर आप इसको रूल से पकड़ लोगे तो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसी प्रकार से मैंने एक लिखा, महोजस्वी, महोजस्वी। महोजस्वी मतलब बताओ काय की मात्रा रही, डबल औ की मात्रा रही, यानी क्या है, ए की मात्रा, आई की मात्रा है, ठीक है। आई की मात्रा है तो ये कौन सी संधि होगी, अपने आप में वृद्धि संधि है। तो मुझे लगता है कि वृद्धि संधि भी छांटने में आपको अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों अगला यण संधि। यण संधि का रूल ही क्या है, य व र, ठीक है। यण संधि में क्या आना चाहिए, य व र आना चाहिए। तो कैसे पकड़ोगे सेंटेंस से, देखो जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया अत्यधिक, लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, अत्यधिक। और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सीधे सीधे पकड़ लेना। जैसे आपने दीर्घ दिया, आप देखना है दीर्घ तो बन ही नहीं रहा है, आ की मात्रा नहीं है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है, बड़ी यू की मात्रा नहीं है, कैंसिल करो। उसके आपको पता है गुण संधि। गुण संधि में बताया था सर ने क्या क्या, 2 चीज़ें बताई थी। एक बताई थी सर ने, क्या बताओगे वहाँ पर, ए, तीसरा ओ, फिर तीसरा अर, ठीक है। ए ओ अर तो कहीं बन ही नहीं रहा है। तो फिर बताई थी सर ने कौन सी संधि, वृद्धि संधि। आई और औ बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। उसके बाद आता है यण संधि, य व र, देखो अत्य, क्या आया, य, तो क्या होगी अपने आप में यण संधि होगी, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने जैसे लिखा स्वच्छ, क्या लिखा, स्वच्छ। देखो वो बाकी की संधियां देखना वो है या नहीं है, जैसे आपको पता चलेगा नहीं वो नहीं है तो कौन सी संधि होगी, अपने आप में यण संधि, क्योंकि यहाँ पर वो आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और शब्द लिख लो, उपरयुक्त, क्या लिखा, उपरयुक्त। कौन सी संधि है इसमें, य की मतलब य आ रहा, तो अपने आप में कौन सी संधि होगी, ये यण संधि होगी, ठीक है। लास्ट आता है बच्चों अयादि संधि। अयादि संधि का मतलब है आई आई औ आओ। अब ये आज मैंने सिर्फ आपको ये बता रखा है कि संधि कैसे छांटनी है, ठीक है। यानी आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि संधि कैसे छांटनी है, कि इसमें कौन सी संधि, ये वाला टाइप पढ़ ले। और लास्ट जो आता है आपका वो आता है अयादि। और अयादि के लिए रूल ही क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि के लिए रूल ही क्या है, आई आई औ आओ। अब देखो आई आई औ आओ कैसे पकड़ोगे, जैसे मैंने लिखना है नयन, नयन में संधि पूछ दी, ठीक है। अब इसको शब्द को देखो, अब आप कहोगे सर यह तो आ रहा है, ये तो कहीं आप अभी थोड़ी देर पहले यह तो आपने यण संधि बताया था,
उस य और इस य में क्या अंतर होगा, कैसे पकड़ोगे, इस शब्द को पढ़ो। नयन, न अयन, यानी न के आगे क्या है, अ है। न के साथ क्या जुड़ा है, कौन सा स्वर जुड़ा है, अ जुड़ा है, और अ के बाद क्या आ रहा है, य आ रहा है, तो आई बन गया। देखो आई किसके अंदर आता है, अपने आप में अयादि संधि। इसी प्रकार से देखना, कोई और शब्द लिख दिया, जैसे पवन लिख दिया। अब आपने कहा सर अभी तो आपने य व र बताया था, मैं तुरंत झटके से इसको यण करके आया, आप हमें गलत पढ़ा रहे हो। फिर सेंटेंस देखना, पवन में खाली व नहीं है, प के आगे के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है, औ के साथ जुड़ा है व, औ कौन सा जुड़ा है, औ, अपने आप में अयादि संधि। इसी प्रकार से कोई और लिख दो, जैसे आपने नायक लिख दिया, क्या लिख दिया, नायक। अब एक मन तो कह रहा होगा य दिखा तो तुरंत इसको क्या मार के आओ यण संधि, लेकिन दूसरा मन कह रहा है य के आगे आ की मात्रा है, आ के बाद य है, आय आया है, और आय में कौन सा होता है, ये अपने आप में अयादि संधि। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस होंगे, एक आव वाला भी देख लेते हैं, कोई अगर कोई है तो, जैसे नाविक, जैसे आव वाला देख लेते हैं, ठीक है, आव नाविक नहीं, जैसे आव वाला कोई सेंटेंस है, नाविक, 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 नौ प्लस इक, औ प्लस इक, नाविक, ठीक है, जैसे ये है नाविक, ठीक है। अब ये क्या लिख रखा है इसने, सेंटेंस मतलब शब्द क्या लिखा हुआ है, नाविक। अब इसमें कैसे आप लोग पकड़ोगे, आपने कहा नहीं सर इसमें तो व की मात्रा है, हम लोग सीधे यण संधि मार जाते हैं, लेकिन उसके साथ ना की मात्रा जुड़ी है, ना वो आओ कौन सा होता है, अपने आप में यण, सॉरी कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज की क्लास में आपने ये सिर्फ संधि को छांटना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक जगह पे लिख लेना, दीर्घ के लिए आ ई उ, गुण के लिए ए ओ अर, उसके अलावा वृद्धि के लिए ए आई और औ, उसके अलावा आपकी यण के लिए य व र, और उसके लास्ट जो अपने आप में आता अयादि ऐ आय औ आओ, ये लिख लोगे तो आप क्या करोगे, आज सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करोगे कि हाँ ये संधि मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा, यानी भारत में जो खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल, ये है बच्चों राखीगढ़ी। राखी, कई जगह धौलावीरा भी दिया है, ठीक है, और राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल जो खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इन मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, ये आता है आपको, कुत्ते को बनाया था, ठीक है। अगर कहीं पे वो लिखना है ब्रैकेट में लिखो, मानव द्वारा सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया था, कुत्ते को बनाया था, ये मैं लिखा नहीं रहा, ठीक है। कुत्ता जो है मानव का सबसे पहला पालतू जानवर था। अगला देखना, कुछ पुरास्थल बताऊंगा, और वो कहाँ पर, पुरास्थल मतलब जो पहले के स्थल हैं आर्कियोलॉजी से जो संबंधित है, वो किस जगह पर स्थित है, ये एनसीईआरटी 6th की बुक में है, और हम आजकल हिस्ट्री की एनसीईआरटी 6th देख रहे हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां लिख लो पुरास्थल, और ये लिखो वर्तमान स्थान, यानी वो कहां पर अपने आप में वो पुरास्थल पाए जाते हैं, ठीक है। पहला पुरास्थल आपको 6th की जो बुक में देखा, मेहरगढ़ लिखो, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ के बारे में पूछता क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। तीसरा पुरास्थल लिखना है आपको चिरांद, चिरांद, ठीक है। फोर्थ लिख रहे हैं गुफक्राल, गुफक्राल। इसके अलावा जो आपने लिखना है बुर्जहोम, 5th लिखना है क्या, बुर्जहोम, यहां लिख देता हूं, ठीक है, दिख रहा होगा सर लास्ट में, बुर्जहोम, ये वाला पोर्शन दिख रहा, हाँ दिख जाएगा शायद, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा अगर नहीं दिख रहा होगा तो एडजस्ट करना। बुर्जहोम लिखा है मैंने लास्ट में। मेहरगढ़ पड़ता है बच्चों वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखना है इसको, वर्तमान पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान वगैरह का इलाका है पाकिस्तान में, किरसर पहाड़ियों के बीच एक दर्रा है, बोलम दर्रा, वहां पर ही पड़ता है। कोल्डी हवा पड़ता है यूपी में वर्तमान, चिरांद पड़ता है बिहार में, गुफकाल पड़ता है कश्मीर में, क्या लिखोगे, और बुर्जहोम भी पड़ता है कश्मीर में, यानी दोनों ही कश्मीर लिख दो लास्ट के, बुर्जहोम और गुफकाल, ये दो के दो कहाँ पड़ते हैं, अपने आप में कश्मीर में पड़ते हैं। अब यहाँ से एक और है, उसका नाम है हल्लूर, हल्लूर का पूछता है कर्नाटक, और पैयमपल्ली पूछता है तमिलनाडु। अब देखना, दो शब्द हैं, ध्यान से सुनना, एक बच्चों हल्लूर है, ये भी पुरास्थल है, और दूसरा यहीं पे एक और पुरास्थल मिलता है मुझे, वो मिलता है पैयमपल्ली, ठीक है, पैयमपल्ली, पैयमपल्ली। अब इसमें कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी 6th की जो बुक है वो इन दोनों स्थानों को अपने आप में कहाँ पर बता रही है, तमिलनाडु में, दोनों ही, लेकिन एक कर्नाटक में है और दूसरा है तमिलनाडु में। एनसीईआरटी में आंध्र प्रदेश दिया है, ध्यान से सुनना,
हल्लूर को जो दिया है एनसीईआरटी तमिलनाडु दे रहा है, जबकि कर्नाटक में, इसको ऐसे लिखो, हल्लूर को कर्नाटक लिखना, ब्रैकेट में लिखा एनसीईआरटी 6th में इसको तमिलनाडु बताया गया है, ठीक है। जबकि पेयमपल्ली को जो है अपने आप में वो तमिलनाडु में है, लेकिन आंध्र प्रदेश बता रहा है कौन, एनसीईआरटी। इसको लिखो तमिलनाडु, ब्रैकेट में लिखो एनसीईआरटी, इसको तमिलनाडु बता रहा है, ठीक है। 6th की बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगी, सॉरी आंध्र प्रदेश बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश बता रहा है, ठीक है। इसको ये भी ध्यान रखना, ये आपके ना क्या है कि पुरा स्थल हैं पहले के, और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मतलब ये पुरा स्थल हैं जो इनको मैच करिए, क्योंकि 6th की किताब अगर वो पूछ सकता है, मतलब 6th की किताब अगर उसने देख ली हिस्ट्री की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, गड्ढे के अंदर घर जो बनाने के अपने आप में वो मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, गड्ढे के अंदर घर लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर अगर घर बनाया गया, इसके परिणाम मिले बुर्ज होम में, और बुर्ज होम मैंने बता दिया आपको कश्मीर में, और इसको गड्ढे के अंदर जो घर बनाते थे उसको बोला जाता था गर्तावास। क्या बोला जाता था, गर्तावास इसको बोला जाता था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, मेहरगढ़ जो मैंने अभी पाकिस्तान में बताया, उसके ब्रैकेट में आप लोग बोलन दर्रा लिखना है, ठीक है। बोलन दर्रे के पास, मेहरगढ़ लिखा था ना आपने, बोलन दर्रे के पास लिख देना, मेहरगढ़ जो लिखोगे ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, बोलन दर्रे के पास ही मेहरगढ़ अपने आप में अवस्थित है, इसके ब्रैकेट में लिखना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मेहरगढ़ है वहाँ सबसे पहले गेहूँ, जैसे ये एग्रीकल्चर से संबंधित इलाके हैं, जैसे आपने अभी ना पूरा स्थल और उसकी स्थान लिखे ना, वहाँ कहीं बड़ा सा ब्रैकेट बना लो, सभी स्थानों में प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इन सभी स्थानों में प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जैसे मेहरगढ़ में गेहूं और जौ का मिला था, और ये क्वेश्चन आपका, जैसे आप लोग कई लोग सीटेट वगैरह की एग्जाम देते हैं, यूटेट वगैरह की एग्जाम देते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये टीचर एलिजिबिलिटी वाला टेस्ट है आपका, वहाँ ये एग्जाम पूछता है कि जो प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले वो कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले, तो आप लोग लिख लेना मेहरगढ़ के ब्रैकेट में गेहूं और जौ के साक्ष्य, बाकी जो आपने स्थल लिखे ना वहां कहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, इन स्थानों की से प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अगला लिखना आपको, चौकोर प्लस आयताघर के अवशेष कहां से मिले हैं, चौकोर प्लस आयताकार घर के अवशेष लिखो, मेहरगढ़ से ही मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ से जो मिले हैं चौकोर और आयताघर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, नवपाषाणकालीन स्थल चताल हुरुख किस देश में पड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। नवपाषाणकालीन स्थल, नवपाषाण, ये नवपाषाण पूरा पाषाण ये होता है ना, जब इंसान पहले क्या होता था पत्थरों के औजार बनाता था, वो अलग अलग टाइम के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। नवपाषाणकालीन स्थल चताल हुरुख, चताल हुरुख किस देश में पाया जाता है, ठीक है। यह है तुर्की में, ह लिखना, ह के नीचे र की मात्रा, फिर बड़ी यू की मात्रा, फिर का, ठीक है। चताल हुरुख का है तुर्की में। नेक्स्ट लिखना है आपको दाओजली हेडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्थल है प्राचीन इस टाइप का नवपाषाण, दाओजली हेडिंग, ये है बच्चों म्यांमार और चीन वाले रास्ते में, यानी इसके लिखो ब्रैकेट में ब्रह्मपुत्र घाटी में, ये पाया जाता है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, ठीक है। नवपाषाण पुरापाषाणकालीन स्थल जितने भी हैं इसके ब्रैकेट में लिखो चीन और म्यांमार के रास्ते में ये पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्र में मृतक के साथ किस जानवर को दफनाने के अवशेष मिले हैं, लिखो मेहरगढ़ से प्राप्त, मेहरगढ़ से प्राप्त, मेहरगढ़ से प्राप्त, क्या लिखोगे, मेहरगढ़ से प्राप्त जो अपने आप में क्या है, कब्र में मृतक के साथ किसको दफनाने के अवशेष मिले हैं, बकरी को लिखो। आपने मेहरगढ़ से प्राप्त कब्र में किस जानवर को दफनाने के अवशेष मिले हैं, बकरी को, बकरी को, ठीक है। बकरी प्लस मानव, मानव प्लस बकरी कर दो या जैसे भी कर दो, आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगला लिखना आपको, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद लिखो। अब हम वेद वाले में पहुंच गए, ठीक है। 6th की बुक में प्राचीनतम वेद कौन सा है अपने आप में, ऋग्वेद, और इनकी संख्या आप लोग जानते हैं, वेद कितने हैं अपने आप में, 4 हैं,
वेद कितने अपने आप में 4 है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, ये तो पता ही हुआ, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब अर्थवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक, रचना इनकी कब हुई थी? 3500 वर्ष ईसा पूर्व, ये बताते हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखना है आपको, ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा गया है? सूक्त बोला जाता है बच्चों प्रार्थनाओं को। ठीक है, प्रार्थनाओं को। ऋग्वेद में सूक्त किसे कहा गया? प्रार्थनाओं को, क्योंकि अलग अलग देवी देवता होते थे, उनकी रचना की जाती थी, मतलब उनके लिए जो अलग अलग सूक्त रचे जाते थे उनको प्रार्थनाओं को बोला जाता था। ठीक है, और इस सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, इसका अर्थ लिख लो, कहीं पता लगा सूक्त का अर्थ बुझ गया तो इसका मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया, वेल स्पोकन। ठीक है, अच्छी तरह बोला गया। ऋग्वेद में जो सूक्त का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। और याद रखना, आज से स्टडी विथ योगेश 2.0 चैनल पे आपकी 4 बजे क्लास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, ऋग्वेद में इंद्र जो थे किस चीज के देवता थे? इंद्र और सोम लिखो, इंद्र लिखो, आप समझ जाओगे। ठीक है, इंद्र जो था बच्चों वो किसका देवता था? युद्ध का देवता, युद्ध का देवता। जबकि सोम जो थे वो अपने आप में वनस्पति के देवता थे, वनस्पति के देवता। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको, ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ठीक है, लिखो, ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती थी? ऋग्वेद की भाषा ये कहलाती थी प्राक संस्कृत या ऋग्वेदिक संस्कृत। ऋग्वेदिक संस्कृत अपने आप में कहलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आना है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी जिसका वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, लिखो, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, ऋग्वेद में पूरा लिखना है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी। क्या पढ़ा रहे हो कहोगे तो एनसीईआरटी 6th की बुक चल रही है, देखो स्टैंडर्ड। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, और सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसको बताया गया है? सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को सबसे ज़्यादा पवित्र बताया गया है, इसको ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि यमुना का शायद 3 बार उल्लेख हुआ है वेद में, गंगा का 1 आधी बार हुआ है। ये खैर ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखना आप लोग, कुछ भाषा और भाषा परिवार बताऊंगा मैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कौन सी, जैसे यहाँ लिखो भाषा, और वो किस भाषा परिवार से है? भाषा परिवार लिख दो इस साइड, भाषा व भाषा परिवार लिखना है। ठीक है, पहला लिखना है आपको संस्कृत भाषा, ये किस परिवार की है? संस्कृत लिखो, ये लिखो बच्चों भारोपी भाषा परिवार से, या आर्य बोला जाता है, भारोपी, भारत और यूरोपियन। ठीक है, भारोपी भाषा परिवार से है, भारोपी भाषा परिवार से। इसी तरीके से पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना भारत की, जो नॉर्दर्न ईस्ट वाला पोर्शन है, यानी जहाँ ये असम वगैरह हैं, तमिलनाडु, ये क्या कहते हैं, मणिपुर, नागालैंड, पूर्वोत्तर भाषा परिवार, पूर्वोत्तर भाषा जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र की तिब्बत वर्मा से है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा लिखो, पूर्वोत्तर क्षेत्र डैश तिब्बत वर्मा परिवार लिखना है। ठीक है, तिब्बत वर्मा। तीसरा आपने लिखना है मलयालम, जो कि दक्षिण की है, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार की है, जितने भी दक्षिण भारतीय हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। इसके अलावा मध्य भारत की भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक, मध्य भारत देखो, मध्य भारत में यानी मिडिल इंडिया में जो भाषा बोली जाती है वो है अपने आप में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक भाषा परिवार से। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, अगला लिखना है आपको, कबीले की जो आम सभा, यानी वैदिक पीरियड में कबीले की आम सभा क्या कहलाती थी? वैदिक पीरियड में कबीले होते थे ना, छोटे छोटे कबीले, यानी अपने आप में कबीलों का एक राजा होता था, इनकी एक समिति होती थी, जनरल कमेटी, उसको सभा क्या बोला जाता था? समिति बोला जाता था। कबीले की आम सभा लिखो, वैदिक पीरियड में वैदिक पीरियड में कबीले की आम सभा, वैदिक पीरियड में कबीले की आम सभा, ये क्या कहलाती थी? अपने आप में समिति कहलाती थी, यानी कमिटी कहलाती थी वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, जन व विष का प्रयोग किस चीज के लिए होता था? जनता या पूरे समुदाय के लिए। ठीक है, जन या विष का प्रयोग लिखो, ऋग्वैदिक पीरियड में जन ऑब्लिक वो विष का प्रयोग,
भी इसका प्रयोग किस होता है, जनता या समुदाय के लिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए, उसको जन बोला जाता था। और इनका एक राजा होता था, समुदाय हेतु इसका प्रयोग किया जाता था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, जनता एवं समुदाय हेतु। अगला लिखना आपको, आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास या दस्यु, यानी आर्य अपने विरोधियों को कहते थे। लिखो, आर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ जो अपने आप को मानते थे, ठीक है, आर्य अपने विरोधियों को कहते थे, विरोधियों को क्या कहते थे, दास ऑब्लिक दस्यु, दास ऑब्लिक दस्यु, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। और अगला लिखना आपको, चरक संहिता किस चीज से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। क्या लिखना आपको, चरक संहिता, चरक संहिता किस चीज से संबंधित है, चिकित्सा से अपने आप में संबंधित है। इसके बाद तुरंत आ जाइए, जल्दी से उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जल्दी से, थोड़ा डिले भी हो गया, टाइम का भी इश्यू है, थोड़ा तेज लिखना है, ठीक है। उत्तराखंड के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, कत्यूरी शासन के समय गुप्तचर विभाग का अधिकारी कौन होता था, यानी प्राचीन काल में गुप्तचर विभाग का अधिकारी दुस्साध्य साधनिक ही होता था, गुप्तचर विभाग का अधिकारी। लिखो, क्या लिखोगे, गुप्तचर विभाग का अधिकारी, गुप्तचर विभाग का अधिकारी क्या कहलाता था, दुस्साध्य साधनिक कहलाता था, ठीक है। अगला लिखना आपको, चोरोदरणिक क्या होता था, चोर डाकुओं को पकड़ने वाला विभाग। लिखो, ये तो नाम से ही लग रहा है ना आपको, चोरोदरणिक, ये क्या होता था, चोरों को पकड़ने वाला, चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा, चोर ऑब्लिक डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा यानी विभाग, ठीक है। ये क्या करता था, चोरोदारणिक, ठीक है। अगला लिखना आपको, कत्यूरी आय का प्रमुख साधन क्या होता था, कत्यूरी वंश में तीनों थे, कृषि, खनिज और वन। कत्यूरी वंश के आय का प्रमुख स्रोत। लिखो, आय का प्रमुख स्रोत क्या क्या थे, तीनों होते थे, क्या क्या होते थे, कृषि, खनिज और वन, कृषि, खनिज और वन, ये इनके आय का प्रमुख सोर्स हुआ करता था कत्यूरी में, ठीक है। अगला लिखना आपको, प्रभातार कौन होते थे, भूमि के विधिक पूर्वक जो माप करता था उसको प्रभातार कहते थे, प्रभातार यानी भूमि का विधि पूर्वक माप करने वाला, क्या कहलाता था, माप करने वाला। लिखो, प्रभातार लिखना है, ठीक है। अगला लिखना आपको, क्षेत्रपाल कृषि की उन्नति पर ध्यान देता था, क्षेत्रपाल कृषि की उन्नति हेतु, कृषि की उन्नति पर ध्यान देने वाला जो अधिकारी था इनका, वो क्या कहलाता था, क्षेत्रपाल कहलाता था। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना आपको, उपचारिक ऑब्लिक पटकोष किसके क्या होते थे, भूमि अभिलेख रखता था। उपचारिक कौन होता था, प्राचीन काल में, प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में या कत्यूरी शासन के समय या जो भी है, उपचारिक लिखो ऐसे, उपचारिक ऑब्लिक, ठीक है, पट्टकोष, ये कौन होते थे बच्चों, जो लैंड का रिकॉर्ड रखता था, भूमि रिकॉर्ड रखने वाला, भूमि अभिलेख रखने वाला। लिखो, लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, भूमि अभिलेख रखने वाले को क्या बोला जाता था, वो उपचारिक ऑब्लिक पट्टकोष बोला जाता था, ये भी ध्यान में रखना। अगला लिखना आपको, बिस्टी या बेगार लेने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, जनता से बिस्टी ऑब्लिक बेगार लेने वाला, बेगार मतलब बिना श्रम के, मतलब बिना पैसा दिए उसे काम करना, बिस्टी ऑब्लिक बेगार लेने वाला जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था बच्चों, भट्ट व चार प्रचार, भट्ट व चार प्रचार, ये क्या करता था, जनता से बिस्टी लेने का कार्य करता था, ठीक है। अगला लिखो आपको, शॉलकिक, ये होते थे कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, शॉलकिक कहलाता था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, डोटी परिवार के छोटे राजकुमार क्या कहलाते थे, रेखा कौन होता था, डोटी परिवार के राजकुमार को क्या कहलाते थे, छोटे राजकुमार लिख दो, ठीक है, राजकुमार के ब्रैकेट में छोटे लिख देना, छोटे राजकुमार जो कहलाते थे वो क्या कहलाते थे, रेखा कहलाते थे, ठीक है। गौलमिक क्या थी, पैदल सेना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कत्यूरी शासन में गौलमिक क्या होती थी, पैदल सेना,
पैदल सेना। गौलमिक किसको कहा जाता था? पैदल सेना को कहा जाता है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना है आपको कत्यूर घाटी का। कत्यूर घाटी कौन सा इलाका था? बैजनाथ के इलाके को बोलते हैं कत्यूर घाटी, ठीक है। बैजनाथ का मतलब बागेश्वर का इलाका, बागेश्वर गरुड़, बैजनाथ के इलाके को कत्यूर घाटी बोला जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडारा दान पत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, ललितेश्वर। कंडारा दान पात्र का संबंध है ललितेश्वर या ललित सूर्यदेव, जो भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला लिखना है आपको कत्यूरी वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अभिलेख व स्मारक होते थे, ठीक है। कोई मुद्रा नहीं था इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत। लिखो कत्यूरी वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत अभिलेख व स्मारक। कत्यूरी वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत अभिलेख प्लस स्मारक, ठीक है। अभिलेख प्लस स्मारक, ये इनकी जानकारी का क्या था? प्रमुख स्रोत था, ठीक है। अग्रहार लिखो क्या होता था? ब्राह्मणों को दान में की गई भूमि। अग्रहार क्या होता था? ब्राह्मणों को दान की गई भूमि। ब्राह्मणों को दान की गई भूमि क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने, ठीक है। अगला लिखो शरणेश्वर नामक गांव वैष्णवों को किसने दान दिया था? शरणेश्वर नामक गांव वैष्णव को दान देने वाला, वैष्णव भक्तों को दान देने वाला जो शासक था उसका नाम था वसंत देव। वसंत देव इसका क्या नाम होता था? वसंत देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कत्यूरी के कुल कितने शासक हुए? 14 शासकों ने शासन किया। कत्यूरी कुल कितने शासक हुए? 14 हुए, ठीक है। इतना ही आज होगा, थोड़ा सा मतलब मुझे भी लेट है आज, थोड़ा सा ऑफिस वगैरह देर हो गई है, तो आज इतना ही आप लोगों के लिए हो पाएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। आप लोग इसको एक बार देख लेना। ये मतलब आप लोग डे 30 है, फिक्र मत करना, डे 90 आपका जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी आपके रेगुलरली क्लास आएंगे। टॉपिक आपके सारे कवर करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।